मेरा नाम है अक्षिता और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने पोर्शन चारों को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा था, पर हम एक एक को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्शन को। तो चलिए हम चलते हैं और पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब पोषण क्या होता है, मैंने इसकी परिभाषा आपको पहले पढ़ाई थी। जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का अनुरक्षण करता है, वो होता है पोषण। सबसे पहले देखिए पोषण की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था, एक और बार देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए, यानी कि अपने शरीर के सारी चीज़ों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी ना। हम भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन पचेगा तो हमारे शरीर में वेस्टेज पदार्थ और जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है वो सब अलग अलग निकलेंगे। और इम्पोर्टेंट जो मटेरियल होगा, पदार्थ को मटेरियल बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट जो मटेरियल होगा वो मटेरियल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। तो अच्छा मटेरियल हमारे शरीर के अंदर जाएगा और बुरा मटेरियल शरीर के बाहर जाएगा। तो पोषण अपन को इस तरीके से प्राप्त होता है। हम भोजन करेंगे तो हमें पोषण मिलेगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी और वो हमारे शरीर में अलग अलग रूप से जाएगी। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ये हमने पहले पढ़ा था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और ये हमने पहले भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? हमने जब पहले छोटे छोटे डिवाइड पढ़े थे उसमें हमने इसकी परिभाषा भी पढ़ी थी। लेकिन अब यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि स्वपोषी, यानी कि स्वयं के द्वारा होने वाला, इसलिए इसका नाम भी क्या है? ऑटोट्रोपिक। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ये सारी आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। कुछ ना कुछ तो चाहिएगा ना, न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ पोषण चाहिएगा, जिससे वो क्या कर सके? अपना भोजन बना सके या अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो वो किसमें? कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हमने इसके आगे परिभाषा भी पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा। देखिए प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इसको इंग्लिश में, प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? जो स्वपोषी होता है, मान लीजिए जैसे पौधा है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए क्या होता है? वो स्वपोषी होता है। वो बाहर जो वातावरण में जितनी भी ऊर्जा होती है, जितने भी पदार्थ ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं, उनको क्या करता है? जितने भी बाहर के जो पदार्थ होते हैं उनको किसमें? ऊर्जा में बदल देता है। ये पदार्थ CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O के रूप में क्या किया जाता है? जल और ये पदार्थ कार्बन और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश को मिलता है तो क्या करता है? क्लोरोफिल में उपस्थित जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये होता है। देखिए यहाँ पर इसकी ये भी दे रखी है समीकरण, जैसे 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या है? कार्बन और जल। ये देखा ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल जब इनको इसके रूप में लेता है और फिर क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश जब दोनों होते हैं तो क्या करता है? इसको ग्लूकोज में, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 6 और फिर O2 और H2O बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया। इससे ही इसमें इतना नहीं पूछा जाता है, खाली यही पूछा जाता है इसके बारे में। लास्ट में जब ये पोषण वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं आपको स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर भी लिखवा दूंगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है।
देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, निम्न तरह की घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है, प्रकाश, जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपग्रेडन भी होता है। जब प्रकाश ऊर्जा जाती है तो किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, जल का आपको बताती हूँ मैं, जो जल होता है वो होता है H2O। इसे अपन HOH भी लिखते हैं। H2 का मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो बाद में क्या होता है, ये ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। अगला देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ऐसा कि हमने यहाँ पे लास्ट में पढ़ा था, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र दे रखा है यहाँ पे, ये पत्ती का एक अनुप्रस्थ काट है, पत्ती के अंदर की चीज़ है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है, इसमें ऊपर ये मोमी क्यूटिकल होती है, इसकी ऊपरी त्वचा होती है, निचली त्वचा होती है। ये बीच बीच में जगह छूटी होती है, इसको वायुकोश बोलते हैं। और ये अंदर के जो गोले होते हैं ना, इनको बोला जाता है हरित लवक। और ये द्वार कोशिका। ये तो एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट है, आपको बताया चित्र में ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे रंध्र। रंध्र के बारे में हमने पढ़ा था, जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रंध्र। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखते हैं। रंध्र को स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियां देखी होंगी, पत्तियों के ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म छिद्र होते हैं तो वो सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। तो ये जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन्हीं अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये छिद्र इसी के द्वारा होते हैं। देखिए, ये जैसे ये पत्ती का एक अनुप्रस्थ काट है, तो पत्ती के अंदर का जो ये छिद्र होता है ये होता है रंध्र छिद्र। ये सब आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से। ये जब भी है ना, ये द्वार कोशिका होती है, जब भी गैसों का आदान प्रदान होता है तो ये छिद्र क्या होते हैं, खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा देखो, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, जल वाष्प के रूप में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो जल क्या होता है, रंध्र से बाहर जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। देखिए, ये चित्र है रंध्र का। रंध्र इस तरीके से होता है और ये पूरा बड़ा, ये तो इससे बहुत जूम करके देखा गया है। ये रंध्र का चित्र, इसको बहुत ही छोटा करके बताया गया है। मतलब आप मान लीजिए सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है, रंध्र तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, पर पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। हमने ये चित्र यहाँ पर देखा था ना, ये इस तरीके से इसके अंदर का भाग लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला चित्र है ना, इसके अंदर में हरित लवक है, इसके अंदर का भाग लिया गया है, वो है ये पत्ती के अंदर का भाग है। चित्र देखिए क्या लिखा हुआ है, रंध्र। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। यानी कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है या विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है या जल वाष्प निकलता है, तब ये रंध्र क्या होते हैं, खुलते बंद होते रहते हैं। यानी कि विनिमय करना हो तो खुल जाएंगे और नहीं करना हो तो बंद हो जाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, दूसरा पोषण है विषमपोषी पोषण। ये भी हमने पढ़ा था, जो क्या करता था, विषमपोषी पोषण। देखिए, ये क्या करता है, दूसरे के जीव के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, सारी चीज़ दूसरों से प्राप्त करता है, स्वयं नहीं करता, वो होता है विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है, यानी कि अपने अपने अनुकूलन के अनुसार, अपने अपने वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, सब अपने ढल जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलन वही होता है वातावरण के अनुसार ढलना। जैसे आप लोग भी ढल जाते हो ना, सर्दी होती है तो स्वेटर वगैरह पहन लेते हो, और अगर बारिश होती है तो छतरी वगैरह लेके घूमते हो, या फिर गर्मी लगती है तो पंखा चालू कर देते, कूलर चालू कर देते। तो यानी कि वातावरण के अनुसार क्या हो रहे हैं, आप लोग भी अनुकूलित हो रहे हैं। वातावरण के अनुसार क्या हो रहा है, आप लोग भी अनुकूलित हो रहे हैं। अब देखिए, विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3। ये पहले नहीं बताया था, अब मैं बता रही हूँ। देखिए क्या, कौन सा है, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण।
प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं और इनमें से 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है। देखिए, विषमपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं होलोज़ोइक, इसको बोलते हैं स्पेरोफाइटिक और इसको बोलते हैं पेरिसिटिक। देखिए, चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। पहले प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ है सबका वो क्या कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण यानी अपने अंदर ले लेते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। और पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर। जैसे आप मान लीजिए, देखिए यहाँ उदाहरण भी दे रखे, अमीबा, मेंढक, मछली, मानव। अमीबा क्या करता है, अपने शरीर में जो भी भोजन लेता है वो शरीर के अंदर ही से ही करता है। ऐसे ही मेंढक भी होता है, मछली भी होती है, मानव के शरीर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अपन बीमार पड़ जाते हैं, अपने ज़्यादा बुखार आ जाते होता है, तो क्या होता है, वायरस भी एक प्रकार का प्राणी संपोषण, मतलब दूसरे अपने शरीर के अंदर जाकर ही क्या करता है, वो पोषण प्राप्त करता है। अपन जो खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, उस वायरस को पोषण मिलता है। तो जिनका जो अंतर्ग्रहण है, जिनके शरीर का पाचन है, या जिनका संपूर्ण भोज्य पदार्थ का जो अंतर्ग्रहण है किसके अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, वो क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। दूसरा है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, वो खराब चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से सारी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत सी बॉडी अगर पड़ी हो 2, 3, 4 दिन तक, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो कम होने लगती है, उसमें स्मेल आती है। तो क्या होता है, वो जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, उसके शरीर को खाते उसका अपघटन करते। इसी कारण से क्या होता है, उसमें बदबू आती है, वो सड़ती जाती है, उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखो, फफूंदी, कवक, यीस्ट, मशरूम। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्रेड का टुकड़ा जो टोस्ट सुबह चाय के साथ खाते हैं ना, वो ब्रेड का टुकड़ा आप रखो 1 दिन 2 दिन, थोड़े दिन बाद उस पर जम जाएगा, यीस्ट जम जाएगी या फफूंद लग जाएगी। तो वो क्या करते हैं, खराब होते हैं, तो उस पर क्या होते हैं, ये सारे जीव आ जाते हैं। वो कहलाता है मृतजीवी पोषण। आपने देखा कोई रोटी है, रोटी रखो, उस रोटी को 2 दिन रखो, उस पर क्या होगा, फफूंद जम जाएगी। मेहंदी है, उस पर भी फफूंद जम जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके से क्या होती है, चीज़ें जमती जाती है, इसलिए वो कौन सा पोषण कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि मरी हुई चीज़ों से, शरीर पदार्थों से जो पोषण प्राप्त होता है वो। अब देखिए परजीवी पोषण। परजीवी नाम से स्पष्ट हो रहा है, परजीवी ऐसे जैसे मृतजीवी मरे हुए लोगों से स्पष्ट हो रहा था, सॉरी मैं बताना भूल गई पहले, मृतजीवी भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, कितने मरे हुए जीवों से प्राप्त जो होता है। परजीवी यानी कि दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करना। जैसे परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण करते हैं। बिना मारे ही अपना पोषण कर लेते शरीर के अंदर, मारते ही नहीं, कुछ भी नहीं करते अपने शरीर। जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि, लीच, कीलनी। अमरबेल एक बेल होती है जो दूसरी पेड़ों पर लगती है। जू है, जू अपने शरीर में देखा ना, अपने बालों में जुए हो जाती है, अपना खून चूस के क्या करती है, शरीर में रहती है। फीताकृमि, लीच, कीलनी, ये सारे क्या है, परजीवी पोषण है, यानी कि दूसरों के शरीर पर रह करके अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं, तो परजीवी पोषण कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके पोषण के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।